Recording in progress. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी क्या? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बाद अपन करेंगे बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं जानते, स्क्वायर बाय पिरामिडल बेसिक थ्योरी में पढ़ा था। ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रॉन एक ही बात है, नाउन और वर्ब के अंतर वाली टाइप की चीज है और कुछ नहीं। दुनिया की जिस बिल्डिंग का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है उस बिल्डिंग को ऑक्टाहेड्रॉन कह सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रॉन एक ही बात, ऐसे टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रॉन एक ही बात, हेक्साहेड्रल और हेक्साहेड्रॉन एक ही बात। अब ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन तो नहीं था? हाँ भावना समझ जाता हूँ, शब्दों पे नहीं जाता। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन लिखा होगा, इसलिए तो मैं पिछले साल से कहता आ रहा हूँ लोगों को इंग्लिश अच्छी करो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रंकेटेड मतलब जिसको काट दिया। हाँ, बी प्लेन ऑफ सिमेट्री और उसके बाद समझ। कैंची लाया कोई? कैंची नहीं लाया? अरे तो किसी काम के नहीं तुम तो जब तक आ रहा है अपन बात शुरू करते हैं। ट्रंकेटेड का मीनिंग भी समझा रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की चर्चा चलती है। सॉलिड्स में लकड़ी सॉलिड होती है क्या? नहीं, वो लिक्विड है पर फिर सॉलिड होती है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। लेकिन क्या वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है? नहीं। नमक सॉलिड है और ये तो चलो प्रॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पर ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। लोहा ये भी सॉलिड है और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो कुछ चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, कुछ नहीं। तो जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होने क्या कहेंगे, जो नहीं होने क्या कहेंगे, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं कुछ ज्यादा होते हैं कुछ कम होती है, तो उस बेसिस पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की चर्चा करने वाले हैं। अब ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है पहले वो देखना, बात बीच में आ गई। इसके चार कोने, ये हो गया ट्रंकेटेड, एक कोना काट दिया। अगर मैं ट्रंकेटेड बोल रहा हूँ यानी ऐसा नहीं बोल रहा कि एक ही कोना काटा है तो मुझे सारे कोने काटने चाहिए, यह मेरा ट्रंकेटेड है। पहले ये क्या था? रेक्टेंगल, नाउ इट इज ट्रंकेटेड रेक्टेंगल। ट्रंकेटेड रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर्स काट, पहले इसमें चार कोने थे, अब कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए? तो ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन मतलब आपके उसके ऑक्टाहेड्रॉन में 6 एपेक्स होते हैं। एपेक्स मतलब टॉप पॉइंट। प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म में 3 बेस पे और एक ऊपर होता है। तो मेरे लिए तो चारों एपेक्स हैं, तो एक एपेक्स को ऐसे काट दूं तो एक प्लेन बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा, चौकोर प्लेन बन जाएगा, स्क्वायर प्लेन टाइप का, ठीक है ना। ऐसे चारों कोने काट सकता हूं मैं, तो प्लेन्स निकल आएंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। सर जरूरी है पत्ती काटें? हाँ बिल्कुल, एपेक्स काटेंगे तो ही ट्रंकेटेड कहलाएगा, है ना। एपेक्स काटेंगे तो ही ट्रंकेटेड। चलिए अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सबसे नंबर 1 होता है डायामैग्नेट। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते।
नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं, ठीक है। इसको ऐसा भी कहते हैं, इसके लिए एक और स्टेटमेंट होता है, फीबली रेपेल्ड, opposite to the direction of magnetic field। फीबली मतलब कमजोर, हल्का सा, स्लाइटली। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट तो होने नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं, बल्कि हल्का सा रेपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसे सब्सटेंस को अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सर पहचाने कैसे कौन सा सब्सटेंस डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक? तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हैं वो हमारी डायमैग्नेटिक। तो इनकी पहचान एटॉमिक लेवल पे, कहां की लेवल पे? एटॉमिक या मॉलिक्यूल्स के लेवल, ठीक है। एग्जांपल NaCl डायमैग्नेटिक है हमारा, बेंजीन डायमैग्नेटिक है हमारा, कॉपर सिंगल पॉजिटिव आयन डायमैग्नेटिक। कॉपर का एटॉमिक नंबर याद है? 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का लिखो जरा अपने अपने रजिस्टर में, चेक करो, मैं भी चेक करूं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 29 एटॉमिक। तुम लिखो बेटा, बोलो, मैं आके जरा चेक करता हूँ किसको इलेक्ट्रॉनिक में से लिखना। कॉपर का, कॉपर पॉजिटिव, सिर्फ कॉपर, कॉपर पॉजिटिव का नहीं, सिर्फ कॉपर का बिना चार्ज। एक्सेप्शन सर एक ही 110 नहीं, ये नहीं चाहिए 1:2 आ रहा हूँ उधर ही, मैं भी नहीं। वो रेस्ट पे कितना लगा? 7 जैसा लगा। इधर ऑनलाइन वाले देख ले जरा, बस 5 ही लोगों ने लिखा है यहाँ पे। विभोर का आ गया है, विकास का आ गया है, आर्यन का आ गया है, मुक्ता का आ गया है, सचिन का, बाकी मर गए। मतलब मैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, बिना इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के इन्होंने कैसे काम बताया। चलो ठीक है, काफी सारे लोगों ने गलत लिखा है, आश्चर्यजनक बात है इतनी आगे आने के बाद।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए। पहली बात तो मैंने ऑप ऑर्डर है, कई लोग तो उसमें खा गए 3s के बाद सीधे 3d आ गया, पता नहीं क्या आ गया, कुछ तो पहले ऑर्डर को याद करो, ऑप ऑर्डर होना ही चाहिए। लेकिन कॉपर एक्सेप्शन है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं क्योंकि इससे डी फुलफिल्ड होता है, तो क्या आ जाती है स्टेबिलिटी। ये गड़बड़ कॉपर के साथ सिल्वर और गोल्ड इन तीन में होती है, एक के नीचे एक होते हैं। उसके अलावा क्रोमियम और मोलिब्डेनम में भी ये गड़बड़ होती है, पर क्रोमियम मोलिब्डेनम में D4 की जगह D5, इनमें D10 रहता है। सिल्वर में लास्ट में 5s1 4d10 आ जाएगा, गोल्ड में 6s1 5d10 आ, बाकी जो तो भैया ये तो आना चाहिए, ठीक है, देखेंगे सिखाएंगे सब। अब ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कॉपर, अगर मुझे कॉपर पॉजिटिव आयन का चाहिए होता तो क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकालते, तो वो इलेक्ट्रॉन 3d से नहीं निकलेगा, 4s से निकलेगा, बिकॉज 4s द लास्ट ऑर्बिट, गिनती में 4 बाद में आता है, लिखा भले 10, तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 10। अब इसमें सारे ऑर्बिटल 1s 2s 2p 3s जितने भी लिखे हैं और ये 3d, ये सबके सब कैसे हैं, फुलफिल्ड है, और जहां फुलफिल्ड ऑर्बिटल है वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। जैसे मैं 3d के ऑर्बिटल्स बनाऊं, 3 ऑर्बिट है, d सब ऑर्बिट है, और अब ये ऑर्बिटल बना रहा हूं, d में 5 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू कैन से ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इफ समथिंग इज हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो फिर वो मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाई नहीं सकता, इट विल बी सेड टू बी डायामैग्नेटिक। सर ये तो ठीक है, कॉपर बॉडी में आपने बता दिया, NaCl कोई एलिमेंट नहीं है, पूरा कंपाउंड है, इसमें कैसे बताएंगे? जब कंपाउंड दिया तो उसमें कैटायन के अंदर देख लेते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें Na पॉजिटिव आयन कैटायन है, उसका देखेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ये भी कैसा है, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, ये सिखा लेंगे भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन लिखना। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट, डायमैग्नेटिक नहीं हो रहे थे ये, इसको आप ऐसा कह सकते हैं, फीबली मैग्नेटाइज्ड, वो डीमैग्नेटाइज हो रहे थे, मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, यानी खुद भी मैग्नेट बन जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइज्ड? दे इटसेल्फ बिकम मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा होता है, और इसी वजह से मैग्नेट से चिपक भी जाते हैं। They have unpaired electrons, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 या 2 या 3 जितने भी हो, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकती है, जैसे मैंने कॉपर सिंगल बॉन्ड लिया था, अगर मैं कॉपर डबल बॉन्ड लूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप 3d से निकालोगे तो 10 की जगह 3d 9 रह जाएगा, यानी उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना। Fe डबल पॉजिटिव आए, O2 ऑक्सीजन, O2 में होता है, तो अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हो, MOP, इसी के लिए बनाई, हाँ इसी के लिए अपने को निकालना पड़ा था, इसकी गड़बड़ की वजह से, तो उसमें इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं O2 के, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो ये सब आपके पैरामैग्नेटिक चीज, क्लियर है। ये 3 बेसिक बातें हो गई, ये एटॉमिक लेवल पे समझाती है। ये सॉलिड जब बन जाता है, सर O2 सॉलिड कहां होती है, अरे सॉलिडिफाई कर लो, नहीं तो वैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, सुनो मेरी बात, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक केवल सॉलिड में ही जरूरी नहीं है, लिक्विड और गैसों में भी हो सकता है, समझ गए, वो सब में हो सकता है। इसके आगे के जो 3 पढ़ाऊंगा, 3 और पढ़ाने वाला, वो केवल सॉलिड में देखिए।
अब ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मान लीजिए मैंने कॉपर डबल बॉन्डेड आयन का कुछ चीज ली या कोई भी ऐसी पैरामैग्नेटिक चीज, किससे मिलकर बनी? एटम्स। जैसे मैं कॉपर डबल बॉन्डेड की बात करूं तो ऐसे एक टुकड़ा लिया है मैंने, इसमें बहुत सारे कॉपर डबल बॉन्डेड आयन्स होंगे। हर एक आयन की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने भी आपको बताया जिस चीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें नहीं होता उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं। रीजन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है? बताओ भाई। आदर्श भाई। सर उनकी मोशन से करंट जनरेट होता है। मैं रामायण की पूछ रहा हूँ तो महाभारत की बता रहा है। मैं करंट नहीं मैग्नेट पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, आपने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो मैग्नेटिक होता है, इसलिए तो नहीं फिजिक्स पढ़ते हो? जब वो अकेला रिवॉल्व करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, उस करंट की वजह से फिर वही करंट चार्ज है क्या? हाँ, चार्ज के कारण चार्ज के कारण मूव करता है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। लो फिर भी नहीं बता रहा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप लोग पढ़ते हैं व्हेनेवर अ चार्ज मूव्स, करंट जरूरी नहीं है, चार्ज मूव करता है। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। मैक्सवेल ने कही थी ये बात, लॉ है। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल। करंट का नहीं मतलब चार्ज का। और फ्लोइंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ये एक तार में से करंट जा रहा था, बगल में मैग्नेटिक नीडल लगी थी, हिल गई। ऑरस्टेड, वो ऑरस्टेड भाई साहब। तो हम तो सब बताएंगे ना, तुम एक क्यों याद करते? शुरुआत मैक्सवेल से हुई, फिर ऑरस्टेड, फिर ये तुम्हारा लॉ याद करेंगे, बायो-सैवर्ट लॉ और ये लॉ। ठीक है। खैर, जब भी कोई चार्ज मूव करता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक चार्ज के आसपास भी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है फिजिक्स में। स्टैटिक चार्ज के आसपास कौन कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, नन, केवल इलेक्ट्रिक। और मूविंग चार्ज के आसपास बोथ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। ठीक है। मूव करने का मतलब क्या? ऐसे ऐसे मोशन, कैसा भी मूवमेंट, चाहे ट्रांसलेटरी मूवमेंट हो या रोटेशनल हो। अब इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सेस पे घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तो घूमते हैं, अपने एक्सेस पे भी घूमते हैं। जैसे अर्थ अपने एक्सेस पे, जैसे डे और नाइट। तो एक्सेस पे उनका जो रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होता है तो मूवमेंट। तो उसकी वजह से उनके आसपास क्या डेवलप हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यू नो दैट electrons can revolve on their axis in two manners, either clockwise or anti-clockwise. Clockwise के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 बताते थे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, है ना? तो दो तरह का स्पिन होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मान लीजिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है क्लॉकवाइज पे, तो एंटी क्लॉकवाइज पे डाउनवर्ड होगी। हमें जो हाफ एरो बनाते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्या एरो जैसा दिखता है? नहीं, तो स्फेरिकल होता है। तो एरो क्यों बनाते? ये एरो उनकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, दूसरे की डाउनवर्ड। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी, दूसरे की डाउनवर्ड होगी, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ गए? लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। मना, एक ही ऑर्बिटल में दोनों सेम डायरेक्शन की नहीं हो सकते। पाउलीज रूल मना करता है। मॉनसून में अनपेयर की बात, सेम डायरेक्शन की बात नहीं पड़ेगा। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उनके मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर अनपेयर्ड है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, यानी उस एटम के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। इसलिए हर एटम जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम इस फिजिकल क्वांटिटी से नापते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। और इसको निकालने का फार्मूला होता है √n × n + 2, where n is the number of unpaired electrons।
बोर मैग्नेटान में इसको नाम म्यू। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 1.8 आता है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो लगभग 2.8 आता है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके 0.8 लगा, फार्मूले से भी निकाल सकते हो ना जनरली। तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3.8, चार है तो 4.8, 5 है तो 5.8। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ, एटम लेवल, एटम या मॉलिक्यूल लेवल पे बात। अभी सॉलिड नहीं बनाया। मेरे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, मुझे पता है दो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन। एक मॉलिक्यूल, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल जो दिखाई भी नहीं देता। अब मुझे एक बात और बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? वैसी बात है, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन होगा इसमें, वेक्टर होगा। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कुछ भी डायरेक्शन तो होगा इसमें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाली बात चलती है। ये इसके अंदर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन को सॉलिडिफाई कर लिया, ठंडा कर, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अब हर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, और मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, जैसा एरो बना है। अब बताओ इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, यही होगा या कुछ और भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। सब में मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये हाफ एरो नहीं बना रहा हूं बेटा, इनको इलेक्ट्रॉन मत समझ लेंगे, फुल एरो बना रहा हूं। ये मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन शो कर रहा हूं। तो दीज मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर इन रैंडम डायरेक्शन। तो जब कोई सॉलिड जिसके अंदर के एटम या मॉलिक्यूल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हर एक एटम, ईच एटम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्ट्स एज अ स्मॉल मैग्नेट। हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको आप एटॉमिक मैग्नेट कह सकते हैं। एटम है तो, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मैग्नेट कह सकते हैं। या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, मैग्नेटिक डोमेन। फिजिक्स में ये नाम चलेगा आपका, मैग्नेटिक डोमेन। जो अकेला एटम या अकेला मॉलिक्यूल होता है उसको अपन मैग्नेटिक डोमेन या एटॉमिक मैग्नेट या स्मॉल मैग्नेट कहते हैं। इसमें खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एरो से जिसको मैं शो कर। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, या तो बाय नेचर सॉलिड हो, या आप उन्हें जब सॉलिडिफाई कर देते हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन को सॉलिडिफाई कर दिया, तो सॉलिड में क्या होता है, सारे एटम या मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आके अरेंज हो जाते हैं। हो गए भैया बिल्कुल। अब एटम और मॉलिक्यूल नहीं हिल रहे हैं, फिक्स। जब वो मूव नहीं कर रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन सबका अलग अलग होगा, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ। समझे? जैसे अपन सब एटॉमिक मैग्नेट, अपन सब में मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल एक खाली हॉल पड़ा है, खूब सारे गद्दे बिछे हैं उसमें, अपने को उस हॉल में भेज दिया जाए और लेट जाओ, तुरंत लेट जाना, गोलियां चलने वाली हैं, जो नहीं लेटेगा उसको उड़ जाएगा। तो क्या आप क्या लाइन बना बना के लेटो? आप ऐसे लेटिए, फिर मैं ऐसे लेटूंगा, फिर मैं ऐसे बदलूंगा। बंदूक वाले की पकड़। तो मैं पता ही नहीं बेटा कहां से बंदूक वाला तेरे को आने देगा? हाँ मेरे को पकड़ने आ रहा है, पकड़ लो भाई साहब। गोली नहीं मार देगा? नालायक, आतंकी हमला है। ठीक है, खैर, तो आप क्या करो, सीधे लेट जाओगे चाहे जैसे। किसी का सिर इस तरफ होगा, किसी का इस तरफ, नहीं ऐसे होगा ना। ये लेट गए। जब हमने इसको सॉलिडिफाई किया तो सारे मॉलिक्यूल्स लेट गए, बस सबका मैग्नेटिक मोमेंट का एक ही डायरेक्शन में आया, नहीं, रैंडम। ऐसा सॉलिड जिसमें छोटे छोटे जो एटॉमिक मैग्नेट है या मैग्नेटिक डोमेन है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली अरेंज्ड होती है, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। इस पैरामैग्नेटिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स। मैं एटॉमिक मैग्नेट्स कह रहा हूं,
हो सकता है मैग्नेटिक डोमेन वर्ड लिखा आ जाए, मैंने बताया 3 लाइन की बात होती है। एटॉमिक मैग्नेट्स इज रैंडम, दैट मींस यू कैन से मैग्नेटिक डोमेन्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, ऐसा। अब एक और चीज समझो, फिर से वही मेरा ऑक्सीजन का टुकड़ा है, मतलब सॉलिड ऑक्सीजन का, ये उसके एटॉमिक मैग्नेट्स हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली अरेंज्ड है। ऐसे ये उधर लिख दिया दोबारा से, अब इसमें एरो नहीं बना। अब मैंने क्या किया कि इनके आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया, यानी इस ऑक्सीजन के टुकड़े को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के पास है। वजह से आप लोग तो उल्टे सीधे लेट करते हैं, तो मैं आया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मैंने कहा जे क्या चक्कर है भाई साहब, लाइन से लेटो, लाइन से लेटे लेटे सीधे हो जाओ, उठने की जरूरत नहीं है, लेटे लेटे सरक के सीधे हो जाओ। सबके हेड उस तरफ होने चाहिए, सबके लेग उस तरफ होने चाहिए, सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलाइन। तो जब आप इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके मैग्नेटिक डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। तो इनकी एक और बात याद रखनी, when paramagnetic substance is placed in a strong magnetic field, then its all magnetic domains, वही atomic magnets, magnetic domains are aligned in one direction। सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक ही लाइन में लग जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन, ऐसा होता है। ये वाली बात है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जैसे आप इस एक्सटर्नल मैग्नेट को हटाओगे वापस वो रैंडम हो जाए। जैसे मैं रूम से बाहर जाऊंगा, अरे सर तो चले गया, चाहे जैसे लेटर यार क्या टेंशन है, आतंकी गोली आतंकी गोली चल रही है, तो सर आप पढ़े तो मैं अनश्वर हूँ, आई एम इमॉर्टल, मैं अमर हूँ, तुम नहीं हो, ठीक है, मैं अनंत हूँ। उसकी चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो। ये कहानी होती है पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक चीज खुद में मैग्नेट नहीं है, क्योंकि उसके सारे मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली अरेंज। तो उससे क्या होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, कैंसिल आउट होकर इनमें बहुत हल्की मैग्नेटिक फील्ड बसती, वेरी पुअर। लेकिन जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तब सब एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, तब इनकी सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती है एटॉमिक मैग्नेट्स, तब ये थोड़ा सा खुद में भी मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। आप घर पे करके देख सकते हैं, बार मैग्नेट खरीदना है, स्टेशनरी दुकान पर मिल जाती है, कुछ आलपेन खरीदना है, बार मैग्नेट से आलपेन को चिपका दें, चिपक जाएगी, मैग्नेट है, लोहा है, चिपक जाएगा। अब एक और आलपेन लें, उसको मैग्नेट से टच ना करें, तो पहले आलपेन चिपकी हुई उसके एक एंड से, उसके एक सिरे से टच करें। मतलब मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है और ये ऐसे आलपेन ऐसे टच कर रही है, और पूरा आलपेन टच नहीं है, उसका सिरा टच कराएं, और फिर इसके अगर दूसरे सिरे पे एक आलपेन टच कराएंगे तो वो भी चिपक जाएगी, इस पर तीसरी चिपक जाएगी। ये क्या हो रहा है कि ये आलपेन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में खुद भी किसकी तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन अकेला आलपेन होता उनको चिपकाते नहीं हो। तो दिस इज पैरामैग्नेट, जो वैसे मैग्नेट नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे मैग्नेटिक की तरह बिहेव करना है। ये सिस्टम क्लियर है? हटा दो उसको। मेरे आने पे आप लोग एक लाइन में अलाइन हो गए, जाने पे फिर रैंडम हो गए, मैं फिर आऊंगा, क्या कर गए, फिर से लाइन में अलाइन हो जाओगे, यही चलता है।
क्लास में भी होता है, जब तक मैं क्लास में नहीं हूं तब तक, या टीचर क्लास में नहीं है तब तक तो अलाइनमेंट बिगड़ ही रहता है। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, तो बेंच के नीचे घुसा है, कोई AC में बैठा है, ये चलता रहता है। जब टीचर आ जाता है तो सब अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। टीचर गया फिर वही रैंडमनेस आ जाती है। रैंडमनेस को लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एंट्रोपी। यस सर। अभी एंट्रोपी कम है अपनी क्लास, मैं बाहर जाऊंगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है ना? क्या अब चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग अलाइन, 1 घंटे पढ़ाया, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, महीना, साल भर पढ़ाते ही जा रहे हैं। 2 साल, 5 साल, नहीं फैल नहीं गए, अकड़ गए। 5 साल ऐसे बैठे रहोगे तो फिर हिल पाओगे? यहीं पे अकड़ जाओगे। फिर मैं तो पढ़ा के चला गया 5 साल बाद, अब तुम्हारा अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगा, परमानेंट होगा अलाइनमेंट। हाँ, ऐसे यहाँ पर भी होता है। अगर इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं लंबे टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहा हूं तो फिर मैग्नेटिक डोमेन परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। फिर आप इसको हटा भी लो मैग्नेट को तो अभी रैंडमनेस नहीं आएगी, यानी अब ये पक्के हमेशा के लिए मैग्नेट बंद है। भाई 5 साल तक लगातार मुझसे पढ़ोगे तो मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री आ जाएगी, तुम भी मास्टर बन जाओगे, मैं मास्टर, तुम भी मास्टर, इसी का। तो वो यहाँ पर भी होगा, ये भी मैग्नेट बन जाए, परमानेंटली अलाइन हो गए सारे के सारे एक ही डायरेक्शन। ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें मैग्नेटिक डोमेन एक ही डायरेक्शन में परमानेंटली अलाइन होते हैं, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, यानी खुद भी मैग्नेटिक तरह बिहेव वो कर सकता है। तो आल्पेन का एग्जांपल दिया था, आप उसमें 8-10 बार मैग्नेट रगड़ दो, फिर मैग्नेट साइड में रख दो, अब वो आल्पेन अपने आप दूसरे आल्पेन को उठाना शुरू कर, आ गए उसमें मैग्नेट, बहुत जल्दी आ जाता है। और मैग्नेट बनाते कैसे हैं? चली जाएगी, ऐसे नहीं होना। मैग्नेट बनाने के 2 तरीके हैं। एक आयरन की रॉड लीजिए, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ओरिजिनली पैरामैग्नेटिक हो, उसको मिट्टी में दबा देते हैं गड्ढा करके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अर्थ का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमारे अर्थ में बड़ी अच्छी मैग्नेटिक। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग अलग होते हैं, अपोजिट तो नहीं होते। जैसे ओरिजिनल नॉर्थ पोल ऐसा है तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल थोड़ा साइड में, जो भी है, हम तो नॉर्थ साउथ में उसको ऐसे लंबा करके दबा देते, महीने 2 महीने दबा रहने दो, मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में आकर वो भी कैसे हो जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी। पर इसमें टाइम लगेगा। आसान काम क्या है? करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। बात करें सोलेनॉइड लेते हैं, सोलेनॉइड तक पहुंचे हो गया? तो एक आपका कार्डबोर्ड का ट्यूब है, नली है, कार्डबोर्ड की नली या लकड़ी की नली, उसके ऊपर एक वायर लपेटा हुआ, ये सोलेनॉइड, इसमें से करंट भेज रहे हैं। तो अब इसमें से करंट भेज रहे हैं तो जो खाली ट्यूब है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है एक स्ट्रेट डायरेक्शन। उसके अंदर आप एक रॉड डाल दें, आयरन की, सॉफ्ट आयरन रखा जाता है, और 2-4 मिनट तक करंट पास करें, हाई करंट पास करें, तुरंत वो बन जाएगा मैग्नेट। इन्हें अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट या इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बनाए जाते हैं। तो ये अपने काम आएंगे, सोलेनॉइड हो सकता है, पूछेंगे आपसे। तो ऐसे मैग्नेट बनाए जाते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक को फेरोमैग्नेटिक में बदला जाता है। परमानेंट मैग्नेट मतलब फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? तो अपन उसकी बात करने वाले हैं, समझा तो दिया मैंने। तीसरा है फेरोमैग्नेट। इसमें क्या होगा? अच्छा, अब चूंकि पैरामैग्नेटिक ही फेरोमैग्नेटिक में बदलता है, यानी इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो वो लिख नहीं रहा मैं, इसमें मैं सीधे लिख रहा हूं, मैग्नेटिक डोमेन्स आर permanently aligned in one direction, एक ही डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक डोमेन्स परमानेंटली अलाइंड, ठीक है?
हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसे लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कैसा बन जाता है? फेरो मैग्नेट। इसका डायग्राम, इसके एग्जांपल FeCO Ni, बहुत सारी चीजें होती है जो फेरोमैग्नेटिक में कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल दिए। इसका अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इसमें सारे मैग्नेटिक डोमेन कैसे बनाएंगे आपको? एक ही डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी सारे इस तरफ को कर दिए थे जब मैग्नेट की प्रेजेंस में पैरामैग्नेटिक होता था। अच्छा, पेपर में जरूरी नहीं है, ऐसा भी बना सकता है। सारे एरो अपवर्ड बना देगा, या सारे एरो डाउनवर्ड, या सारे राइट साइड पे, या सारे लेफ्ट साइड पे। आपको तो दिमाग में क्या रखना है? एक ही डायरेक्शन में सारे एरो बनाए, मतलब वो आपका फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा है। हम ये पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके आगे यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, डिग्रेडिंग है, क्या है, वो हमें क्या करना? आप पढ़ो फिजिक्स। हम तो अंदर की बात बता रहे हैं कि मैग्नेट क्यों होता है। हो गया? अगला होता है एंटी फेरोमैग्नेट। ये भी आपका फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम बना था। इसमें सारे डोमेन अपवर्ड। अब अगर कहीं ऐसा हो कि आधे ऊपर हो आधे नीचे, तो क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे कट जाएगा, इसका इससे कट जाएगा। अच्छा, ये डायमैग्नेटिक नहीं है। डायमैग्नेटिक में तो इससे कैंसिल हो जाता ना, वहां एटॉमिक लेवल पे कैंसिल होता है। यहाँ एटॉमिक लेवल पे कैंसिल नहीं हो रहा, एटम के अंदर कैंसिल नहीं हो रहा है मैग्नेटिक। ये एटम मैग्नेटिक है, सारे एटम इसके मैग्नेटिक नेचर है, पर अलाइन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। आउटसाइड द एटम कैंसिल हो रही है मैग्नेटिक, इनसाइड नहीं हो रही। इनसाइड द एटम कैंसिल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली, तो वो डायमैग्नेटिक। लेकिन एटम एटम की कैंसिल हो तो एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक डोमेन्स आर aligned in opposite direction. Aligned in opposite direction in equal number, बराबर बराबर। 10 ऊपर तो 10 नीचे, 1000 ऊपर तो 1000। ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। एग्जाम्पल इसके FeO और Fe2। डायग्राम इसका ऐसा बना, आधे डोमेन ऊपर आधे डोमेन नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे दिख रहा है। आयरन को मैग्नेट बना दिया तो मैग्नेट से आयरन वापस नहीं बना सकते। मित्र का प्रश्न है कि आपने पैरामैग्नेटिक चीज को फेरोमैग्नेटिक कर दिया। सही बोल रहा हूं? आयरन पैरामैग्नेटिक है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के क्या बना दिया? फेरोमैग्नेटिक बना दिया। अब वापस हमें ऐसा चाहिए, पैरामैग्नेटिक ही चाहिए, कर सकते हैं क्या? है कोई तरीका? उसका जो करंट है वो निकाल के करंट प्रोड्यूस करंट क्या चार्ज नहीं, मैं कुछ नहीं। करंट फंस गया तुम लोगों के दिमाग में। करंट देना पड़ेगा तब निकलेगा दिमाग से। करंट है नहीं, मैग्नेट पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कोई तरीका मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म करने का? मतलब कैसे करें? प्रैक्टिकली पूछना चाह रहा है, कर सकते हैं हीट करके? किया है कभी? उसको मतलब थ्रो करके। हाँ भैया, मैग्नेटिक डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, अकड़ गए आप लोग।
अब कैसे वापस मूवमेंट में लाएं? सिकाई करेंगे ना, जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे, सिकाई करेंगे तो अकड़न दूर हो जाएगी, या उठा के पटक देंगे। बिल्कुल ऐसे होता है भाई। आप मैग्नेट को गर्म कर दें या मैग्नेट को हथौड़े से पीटें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। क्यों? अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा डोमेन्स का, फिर वो रैंडम हो जाएंगे। You can change ferromagnetic into paramagnetic again either by beating with a hammer or by heating. ज्यादातर हीट करके करते हैं, और जिस टेम्परेचर पे गर्म करने पे फेरोमैग्नेटिक बदल जाता है पैरामैग्नेटिक में, उस टेम्परेचर का नाम होता है क्यूरी टेम्परेचर। क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना? आपने सवाल किया, उसका जवाब देंगे। फिलहाल ये फेरोमैग्नेटिक की हुई। अब इसमें अपन एक बात लिखते हैं, ऑन हीटिंग ferromagnetic substance is converted back, अरे एंटी फेरो में खोल पेज के टॉप पे लिख लो, कन्वर्टेड बैक इनटू पैरा मैग्नेटिक। इवन एंटी फेरो में बदल जाएगा पैरामैग्नेटिक, वो तो रैंडम हो जाएंगे ना, तो अलाइनमेंट खत्म कैसा, ठीक है ना? पैरामैग्नेटिक द टेम्परेचर at which this becomes, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, नोट डाल के लिखनी है बात, is called Curie temperature. इस टेम्परेचर का नाम क्या है? Curie temperature. The temperature at which ferromagnetic becomes paramagnetic. बता दो। एक और होता है बेटा, उसका नाम होता है, अच्छा अब जैसे इसमें मैंने एंटी फेरो में क्या बताया, आधे डोमेन ऊपर आधे नीचे, मतलब आधे एक डायरेक्शन बाकी आधे अपोजिट डायरेक्शन। कभी ऐसा भी हो सकता है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 ऊपर है, 2 नीचे, यानी अपोजिट डायरेक्शन तो है बट इक्वल नंबर में नहीं, अनइक्वल नंबर। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरी नहीं कटेगी, थोड़ी कटेगी, आधी तो पता नहीं जैसे कि जितने भी कटे, मतलब इसमें हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड अभी बचेगी। तो ऐसी चीज को नाम दिया जाता है, तो नंबर आएगा फेरी मैग्नेट। फेरी, ना एंटी फेरो ना फेरो, फेरी मैग्नेट। तो उसमें लिखेंगे इनेट magnetic domains are aligned in opposite direction but in unequal number, बराबर नहीं होंगे, कम ज्यादा। एग्जाम्पल इसका याद रख लो, Fe3O4 एंड फेराइट ओर, एक तरह का ओर होता है फेराइट ओर, और Fe3O4 आपको पता होगा मैग्नेट ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe और Fe2O3 का मिक्सचर, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं? फेरीमैग्नेटिक होते हैं। इनमें डायग्राम हमारा ऐसा रहेगा, कुछ डोमेन ऊपर है, कुछ नीचे है, अनइक्वल नंबर, ठीक है?
ये हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात हुई। अब हमें देखनी एक और तरह की प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक पढ़ ली थी, मैग्नेटिक पढ़ ली, अब डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या कहा था, ऐसी चीज होती है इंसुलेटर्स। दुनिया में जो भी इंसुलेटर सब्सटेंस है उन्हीं को डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। इंसुलेटर्स which are polarized in electric field, मतलब वैसे उनमें चार्ज नहीं होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे आ जाए। polarized in electric field, hence electric lines of force can pass through them, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल सकती है। कैपेसिटर में अपन इनको भर देते, कैपेसिटर में एयर भी भर सकते हैं, भरी रहती। तो एयर भी इंसुलेटर ही तो होती है, एयर में से करंट नहीं बहता। एयर भी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, एयर भी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कागज डाइलेक्ट्रिक है, लकड़ी डाइलेक्ट्रिक है ना, एक माइका भरते हैं वो डाइलेक्ट्रिक है, एस्बेस्टोस डाइलेक्ट्रिक है। ये सब चीजें आप कैपेसिटर्स में भरते हैं फिजिक्स में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जाए तो इसलिए स्टैंडर्ड के तौर पे आप एयर ले, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप इस साइन से शो करते हैं, एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थ्रू द एयर। और कोई और सब्सटेंस है उसकी एप्सिलॉन से, और इन दोनों का रेशो एप्सिलॉन आर या के कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो सब यहीं से कनेक्टेड है सारी बात, ठीक है। बेटा ऐसे तो होता है, नहीं होता कैसे? अरे वो सर वो ऐसे बनाते हो ऐसे, सीधा सी, अच्छा सीधा सी, फिर बीच में अच्छा ठीक है भाई, मेरे लिए ये आसान है। ऐसा होता है बेसिकली एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बता, चल बोल रहा है ना, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बता। 8.854। कभी काम नहीं आएगा। 9 into 10 to the power -9 वो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 की होती है, तो एप्सिलॉन 0 है माइनस अच्छा माइनस पता नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बोल रहा है पता नहीं, पढ़ लियो दोबारा एक बार। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दो कैटेगरी में मैं इनकी बात करूंगा। एक होते हैं पायरोइलेक्ट्रिक, पायरोइलेक्ट्रिक which produce electric current on heating। ऐसी चीज जो गर्म करने पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम पायरोइलेक्ट्रिक कहते हैं। मुझे ऐसा याद रहा है गर्म करने पे जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता था उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। यस सर, अब मैं पायरोइलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, मैं ही बदल गया अपनी बात। पायरोइलेक्ट्रिक स्क्रीन वगैरह, सेमीकंडक्टर भी ओरिजिनली इंसुलेटर ही होते हैं। जरा आप सेमीकंडक्टर जहां लिखवाया था वहां पढ़े हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दिया करो। वहां मैंने लिखवाया था द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग, या मैंने कंडक्ट नहीं लिखा, प्रोड्यूस लिखा, फर्क है। सेमीकंडक्टर अगर पहले से इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है तो उसको आगे बढ़ा दे, ये खुद का ही करंट प्रोड्यूस कर दे। हाँ, तो ये पेपर में ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आएगा द सब्सटेंसेस व्हिच कैन प्रोड्यूस करंट ऑन हीटिंग, पायरोइलेक्ट्रिक। द सब्सटेंस व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट ऑन हीटिंग, सेमीकंडक्टर। फर्क है ना, प्रोड्यूस कर देते हैं हीटिंग। एग्जांपल इसके BaTiO3, CaTiO3, बेरियम टाइटेनेट
कैल्शियम टाइट्रेट, परवोस्काइड स्ट्रक्चर होती थी, है ना। BaTiO3 भी कॉम्बिनेशन होता है बेटा, BaO प्लस TiO2, ऐसा CaTiO3 CaO प्लस TiO2 का कॉम्बिनेशन, है ना। और अकेला TiO2 होता था उसको अपन रोटाइल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना, अकेला TiO2। एक तो पायरोइलेक्ट्रिक, क्या आता है पीजोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, ये आजकल दुनिया में बहुत यूज होता प्रेशर अप्लाई, है। हाँ, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर, और प्रेशर के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं ये लोग, मैकेनिकल स्ट्रेस। इन पर अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होते हैं ये मोबाइल, सबसे पहले तो ये रहा, जो माइक्रोफोन होता है, आप बोलते हैं और आवाज तेज हो जाती है, कैसे, हाउ इट फंक्शंस, रोज देखते हो पर कभी सोचा नहीं हाउ इट फंक्शंस। मैं जो बोल रहा हूं साउंड है, करंट थोड़ी है, मेरे मुंह से करंट थोड़ी निकल रहा है। साउंड सिग्नल इस पे टकराते हैं तो एयर, हवा हिलती है, हवा के हिलने से इस पे प्रेशर पड़ता है, बहुत सेंसिटिव, इसके अंदर लगा हुआ है, इस पे नहीं, इसको खोल के तोड़ के दिखाऊंगा, किसी और दिन तोड़ के दिखाऊंगा, कोई तो काम आ रहा है। तो इसके अंदर एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, तो एयर वाइब्रेशंस को कैच कर लेता है, और जब एयर वाइब्रेशन उस पर टकराते हैं वो करंट पैदा, वो करंट इस वायर के थ्रू इस बॉक्स के अंदर जा रहा है। ये बॉक्स उस करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदलता है, रेडियो वेव्स में बदलता है। रेडियो वेव्स आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर यानी 7 कलर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी लाइट। तो इलेक्ट्रिक वेव में बदलता है, ये इलेक्ट्रिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने रेडियो वेव्स पूरे इधर से उधर तक एक्सपेंड हो रही है। तो यहां एक रखा हुआ है रिसीवर, ये रिसीवर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैच कर रहा है, इधर अंदर जा रहा है, ये बॉक्स उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वापस करंट में बदल, फिर यहां रखा हुआ है एक भारी सा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एम्पलीफायर क्या करता है, जो आपकी करंट वेव, करंट में बदल चुके हो, करंट वेव अंदर गई ऐसे, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी उतनी रहती है, वेवलेंथ उतनी रहती है, ओनली द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीट्यूड बता रहे, तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन दोनों बातों में फ्रीक्वेंसी का अंतर नहीं है, एम्पलीट्यूड का अंतर, ठीक है। और वो एम्पलीट्यूड बदल के तार के थ्रू वो जुड़ा हुआ है वहां पे स्पीकर से, उस स्पीकर के अंदर फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को बदला जाता है आपके साउंड में, तो फिर वो साउंड बाहर आती है, बट बिफोर द कन्वर्जन इट हैज बीन एम्पलीफाइड, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है, बड़ी साउंड बाहर आती है, तेज साउंड। ये पूरी फंक्शन स्टार्ट कहां से हुई थी, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से। और भी देखे हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लाइफ में, पुराने जमाने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर चलते थे, कोई बड़ा सा सर्कल होता था ब्लैक कलर का, तो मशीन में रख देते तो उसके बाद पिन रख देते, उसमें भोंकू निकला रहता था, उसमें से गाना बजता था, है ना। इसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, कैपेसिटिव स्क्रीन होती है, इसको टच करते हैं तो आपका काम चलता है। टच करने से काम क्यों चल रहा है, क्योंकि करंट में बदल रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसमें भी लगे, ठीक है ना।
अलग अलग तरह की स्क्रीन होती है। मैंने बोला कैपेसिटेटिव टच है इसके अंदर, है ना। दूसरी तरह की होगी, उसके अंदर ऐसा टच होगा जो मतलब नॉन हीटिंग, मतलब ये हीटिंग भी लेता है, अपने बॉडी गर्म होती है तो उसकी वजह से वो टच लेता है। फैन होता है कोल्ड होता है, उसका टच नहीं लेता। पानी का भी नहीं। हाँ नहीं लेता। अब मैं तुम्हें क्या ये सिखाऊं? करके पहना है। बस सारी इंजीनियरिंग आईआईटी में जाने की वजह मुझसे पढ़ना चाहते हो। खैर, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर, उसमें ट्रैक बने रहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, उस पर जो नीडल रखते हैं, नीडल बहुत हैवी होती है, बहुत वजन होता है उसमें, उससे दबता है, वो दबता है तो भैया इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, फिर वो साउंड में बदल के मुंह से बाहर आता है, गाना बजने लगता है, ठीक है ना। और कहाँ देखें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल? वो स्क्रीन वो क्या है, घड़ियां, आजकल की नहीं, पुराने जमाने की। क्वार्ट्ज वॉच लिखा रहता है। क्वार्ट्ज एक तरह का पत्थर होता है जो पीजो इलेक्ट्रिक। तो पुराने जमाने में सेल नहीं होते थे, आपकी घड़ी में तो सेल डले। पुराने जमाने में चाबी भरते थे, चाबी होती तो भरी जाती। हो सकता है घर में हो पुरानी दादा नाना की किसी की, तो पता कर चाबी भर जाती। उसमें यहाँ एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल रखा रहता था, उस पर स्प्रिंग लगी रहती थी और फिर वो चाबी कसनी, मतलब आपने स्प्रिंग से प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, करंट डेवलप हो, उस करंट से बढ़िया वो घड़ी चलती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे चाबी लूज होती है, स्प्रिंग लूज होती है, तो करंट कम होता है, तो घड़ी स्लो पड़ती जाती है। सुबह चाबी भरी, शाम तक स्लो, फिर शाम को फिर चाबी भरनी पड़ती। आगे पीछे होता ना, मिलाना पड़ता था फिर, या तो बीच में भरते रहो 2-2 घंटे में। ये समस्या हटाने के लिए सेल लाए, ठीक है ना, कि बार बार चाबी भरने का चक्कर खत्म नहीं। अब वो स्लो होती थी, फिर दोबारा भरो, अब सीधे बंद हो जाती, ठीक है ना, चक्कर है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसमें क्वार्ट्ज नाम का पत्थर डालते थे, इसलिए उनको क्वार्ट्ज वॉच कहते हैं। आजकल आपकी सेल वाली घड़ों पे भी क्वार्ट्ज लिखा रहता है, वो झूठ है, क्वार्ट्ज नहीं होती है, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बात कर रहे थे, विच प्रोड्यूस करंट ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस। ये फिर से 2 टाइप का होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 फेरो इलेक्ट्रिक, ध्यान से पढ़ो, फेरो मैग्नेटिक नहीं लिखा है, फेरो इलेक्ट्रिक लिखा है। अभी मैंने फेरो मैग्नेटिक पढ़ाया था कुछ देर पहले, तो पेपर में ध्यान देना पूछ क्या है। इसमें लिखना है डैश करके, दीज पीजो इलेक्ट्रिक हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मैंने आपसे कहा था ना, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज्ड हो जाते हैं, मतलब क्या बन जाते हैं, डाइपोल। पर कई सारे पीजो इलेक्ट्रिक ऐसे जिनमें पहले से डाइपोल मोमेंट पहले से होता है, वो और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कहलाते हैं फेरो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक। और अगर ऐसा हो कि पहले बिल्कुल जीरो हो, वही कैंसिल हो गया होगा आपस में। These piezoelectric have जीरो डाइपोल मोमेंट। इनका ओरिजिनली जीरो होता है, फिर बाद में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर डाइपोल मोमेंट आ जाए तो बात है, तो फिर वो कहलाते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। देखो उसको देखो,
प्रोड्यूस नहीं होती क्या कभी प्रोड्यूस नहीं होती एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है फॉर्म की होती है हाँ नहीं बहुत जगह पे वो रूट ब्रेक हो जाती है ना ब्रेक होता है ना बहुत जगह पे अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो कितना रूट ब्रेक होगा मास से एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर वो तोड़ते जाता है वहां पे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगते ही नहीं कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं चलता कुछ नहीं चलता अच्छा तो ये आए नहीं दिवाली का बोलता था तो आए नहीं बहकाते रहते उस दिन आया इस रूम में बैठा मेरे को बोला भी नहीं बैठ आ जा वो तो मैं आया जब इस वाले रूम में आया तब दिखाई दिया भाई क्या आया अच्छा एक बार और बोल जल्दी बोल चलिए कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं जैसे इसके एग्जांपल वही है B8TiO3 C8TiO3 जो भी दिखाए थे और एक और है KH2PO4 पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एक एग्जांपल है रॉशल साल्ट एंटी फेरो में एग्जांपल आपका लेड जर्कोनेट इसको बोलते हैं लेड जर्कोनेट और एक क्वार्ट्ज पत्थर जो होता है इनके एग्जांपल्स ले सकते हैं नहीं बताना चाहिए छोटी सी बात नोट में और CrO2 is used in magnetic tapes. ये एक तरह का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। CrO मैग्नेटिक टेप्स अब आजकल तो DVD CD का जमाना है पुराने जमाने में कैसेट चलती थी गाना सुनने के लिए आती थी कैसेट रिकॉर्ड प्लेयर में डालते थे फिर गाना सुनते थे या VCR होता था उसमें वीडियो कैसेट डलती थी उनमें एक प्लास्टिक की फिल्म होती थी तो खींचो बाहर तो निकल आया वो मैग्नेटिक टेप कहलाता है उसके ऊपर जो सब्सटेंस लगा होता है वो यही होता है CrO चलो तो पुराने जमाने की बातें हो गई हमारे जमाने की बातें हो गई लेकिन आज के जमाने में ATM कार्ड यूज करते हैं उसके पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी दैट इज आल्सो द सेम उसमें CrO2 यूज होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक फिर एक और चीज ReO3 ये कंपाउंड है रीनियम ऑक्साइड हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस equivalent
टू कॉपर। मैंने आपसे पूछा दुनिया में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होती है, आपने बोला था सिल्वर। सेकंड नंबर पे कॉपर भी आता है। कॉपर की कंडक्टेंस बहुत अच्छी। ऐसे कंपाउंड है रीनियम ऑक्साइड, ये भी बहुत ही अच्छा कंडक्टेंस शो करता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। खाली एलिमेंट्री कंडक्टर नहीं होते, कंपाउंड भी होते हैं, और इसकी कंडक्टेंस कॉपर के लेवल की होती है। ये भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये चीज, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म हो, चैप्टर खत्म हो गया। थोड़ी सी बातें मैं कुछ और करूंगा, लेकिन इसके बारे में, चैप्टर के बारे में हटा देंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन यूनिट सेल। जो हमने यूनिट सेल्स पढ़ी थी, उनमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पूछे जाते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जानकारी पूछी। ज्यादातर क्यूबिक यूनिट सेल की बात ही करी हमने, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। ये होता क्या है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? ऐसा कोई प्लेन, ऐसा कोई एक्सिस लाइन जिसके अलोंग आप यूनिट सेल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जैसे कमरा है सिमेट्रिकल, अगर आप इसके बीचों बीच एक दीवार खींचे यहां से लेकर ऐसे, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो उस दीवार को मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कहूंगा। क्या कहूंगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। अच्छा, इस कमरे के बीचों बीच यहां से वहां तक दीवार ने खींचे, एक रॉड लगा दे, एक आयरन का रॉड लगा, तो उस आयरन के रॉड पे मैं इस कमरे को घुमाऊं, तो 4 बार घुमाऊंगा, चारों बार उसका शेप पिछले वाले जैसा है। 90 डिग्री घुमाने पर हर बार उसका शेप पिछले वाले जैसी दिखेगी। तो आप इसको 4 बार घुमा पा रहे हैं इस लाइन के ऊपर, तो हम बोलेंगे ये एक एक्सिस है जिसके अलोंग इसको सिमेट्री मिली हुई है, और इसको हम बोलेंगे इसको 4 फोल्ड सिमेट्री मिली हुई। 4 फोल्ड सिमेट्री मतलब पूरा 360 डिग्री एंगल पे घुमाना है मुझे इसको, तो 4 बार ऐसा कर सकता हूं इसका पिछले शेप जैसी शेप आए। मान लो मैंने इसको 45 डिग्री के एंगल पे घुमाया, तो इसका शेप पहले जैसा होगा क्या? नहीं, 90 पे घुमाने पे पहले जैसा है। 45 पे आप नहीं घुमा सकते, 60 पे आप नहीं घुमा सकते। ये वाला एक्सिस कहलाएगा 4 फोल्ड एक्सिस का, 4 फोल्ड सिमेट्री का एक्सिस, या उसे टेट्राड एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड एक्सिस। ऐसे करके हमारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं किसी क्यूब। किसी क्यूब में टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। इनमें पहला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तो गिनती में एक ही होता है, सेंटर तो एक ही होगा, 2-4 थोड़ी हो जाए, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिस पर से सारे एक्सिस गुजरते हैं। सेंटर बोल अपना बॉडी सेंटर, वो अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा बॉडी सेंटर। दूसरा हुआ लिख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कह रहा था मैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये कितने होते होंगे? 1 2 4। सोचो, क्यूब के अंदर ही बैठे हो आप, समझ लो इसको, सोचो कैसे डिवाइड कर सकते हो। अब जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं, देखते हैं। इसको मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना,
तो एक तरीका तो ऐसा है कि जो मैंने बताया था आपको, बीच में वॉल खींच दो, तो बीचों बीच दीवार बना दी है 2 हिस्सों में बट, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये जो दीवार बनाई है इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही दीवार खींचे 2 हिस्सों में बट, लेकिन अगर मैं ऐसे दीवार बनाऊं तो अभी तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये एक और रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक दीवार ऐसे बनाऊं, ये दीवार ऐसे बनाऊं। अच्छा, एक प्लेन जो बना रहा हूं मैं, जो एक दीवार बना रहा हूं बीचों बीच, ये ओरिजिनल क्यूब की 2 दीवारों को टच कर दे, 2 फेसेस को। तो अब समझो, 2 फेसेस के बीच में आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते। अब बताओ क्यूब में कितने फेस हो, 6। तो आमने सामने के फेस के बीच में दीवार बनाई तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। लेफ्ट और राइट के बीच में टच करने वाली दीवार बनाई, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। एक दीवार आप कैसे बना सकते हो, ऐसे, ऐसे तो हो गई ना, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, एक्स वाई प्लेन में हो गई, एक्स जेड प्लेन में हो गई। अब मुझे वाई एक्स प्लेन बची ऐसे, आज सबके सर के ऊपर एक दीवार बनानी है, उठो तो से टकरा है, ऐसा ऊपर एक कमरा बन गया, तो ये एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने देखा, 6 दीवार 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा ठीक बात। अच्छा फिर से मैं क्यूब बना, ऐसे भी तो डिवाइड कर सकता हूं। इस एज से उस एज तक दीवार बना, बर्फी स्टाइल में काट दिया इसको। ट्रायंगुलर शेप में 2 कमरे बने, एक प्रिज्मेटिक कमरा ये बन गया, एक प्रिज्मेटिक कमरा इस साइड बन गया। अब इस प्लेन को क्या नाम दें, तो ये प्लेन मेरा बॉडी डायगोनल से होकर गुजर रहा है, उसे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, दूसरा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कितने होते होंगे संख्या में, नो, नालायक को अभी ट्रिक सिखाई मैंने। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकाल रहे हो, 2 दीवारों को टच कर रहा है तो एक बना, मतलब 2 फेस से एक प्लेन, कितने फेस होते हैं 6, तो टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहे थे रेक्टेंगुलर। अब इसकी ट्रिक सीखो, ये एज से एज पे जा रहा है, इस एज से इस एज, 2 एजेस के बीच में बन रहा है ना ये, 2 एजेस के बीच में एक प्लेन बन रहा है। एज कितनी होती है 12, तो इसके बनेंगे 6 प्लेन। बेटा एक स्लोप ऐसा भी तो डाल सकते हो, इस दीवार से शुरू करें यहां तक, ऐसा स्लोप डाल, एक स्लोप ऐसा डाल सकते हैं, ये वाला तुमको काटते हुए जा रहे हैं, पहले सोचो। एक स्लोप ऐसे आएगा, एक स्लोप वहां से ऐसे आएगा, एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे भी जाएगा, टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे होते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये हमारे 3 होते हैं, और दूसरे पन्ने कौन से पड़े, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे 6 होते हैं, टोटल हो गए 9। हो गया? अब अगली चीज होती है इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री। थर्ड नंबर,
a line along which cube can be rotated n times. N times by an angle of 360 by n to give identical appearance. हर एक बार घुमाने के बाद जो क्यूब देखे वो पहले जैसी, मतलब जो स्ट्रक्चर देखे वो पहले जैसी था। ठीक है, ये कैसे कैसे होते हैं? फोर-फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री या उसे टेट्राड एक्सेस भी कहते हैं। टेट्राड एक्सेस देखते हैं। टोटल 9, टोटल तो बेटा मेरे ख्याल से बचेंगे 13, क्योंकि टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने आपको 23 बताया, उनमें से एक हो गया मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। 9 में पढ़ा चुका आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, 10 हो गए, बाकी बचे 13 मेरे क्या होते होंगे? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। फोर-फोल्ड ऑफ एक्सेस मतलब जिसमें आप 4 बार घुमा पाए, यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 4। n की वैल्यू 4, तो कितने कितने डिग्री के एंगल पे घुमा पाओगे आप? 90। जो मैं अभी समझा रहा था कि इसको आप 90 पे घुमा पाओ। मान लीजिए ये मोबाइल जो है क्यों ये स्क्वायर शेप का होता, अभी इसको मैं यहाँ बीच में छेद करके इसमें वायर डाल दूं और इसको घुमाऊं ऐसे, अभी जैसा दिख रहा है बाद में भी ऐसे दिखता। अगर स्क्वायर होता, अभी तो नहीं दिखता, अभी तो अलग टाइप का हो गया। अभी ये 180 डिग्री पे घुमाने पे पहले जैसा दिखता, ऐसे दिखता। अभी ये 180 डिग्री में घुमाओगे तो पहले जैसा दिखता। यानी इस n की वैल्यू कैसे निकलेगी? कितने डिग्री पे घुमा रहे हो आप? थीटा 180 डिग्री का, 180 डिग्री पे घुमा रहे हो तो n की वैल्यू 360 बाय 180 कितनी आ जाएगी? 2। यानी आप 180 डिग्री पे आप घुमाओगे, अभी ऐसा है, 180 पे घुमाओगे ऐसा, फिर 180 पे घुमाओगे, फिर वापस आ 360 डिग्री में आप 2 बार घुमा पाओगे, 2 बार, तो इसे टू-फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री को क्या बोलोगे? टू-फोल्ड एक्सेस या डायड एक्सेस। अभी मैं 90 पे घुमा रहा हूं तो कितनी बार घुमा पा रहा हूं? 4 बार। तो ये हमारा क्या रहेगा? टेट्राड एक्सेस ऑफ सिमेट्री या फोर-फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब ये होते कितने होंगे? तो अभी मैंने समझाया, ये पाइप लगाने को कहा था मैंने, दोनों फेस सेंटर को टच में जाए, मतलब यहाँ इस दीवार से उस दीवार तक, तो 2 फेस सेंटर को काटना। हमारे पास फेस कितनी होती है? 6, 2, 2 और 2, 3। कहां से जाते हैं? पास थ्रू फेस सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस की फेस सेंटर्स कितने होते हैं? 3 इन नंबर, टोटल 3 होंगे। हो गया? हटा दो।
4 फोल्ड के बाद आ जाओ 3 फोल्ड, एक एक कम करता जाऊंगा। 3 फोल्ड को आप टेट्राड की जगह ट्रायड एक्सेस कहोगे। यहां n की वैल्यू 3 हो, यानी आप कितने डिग्री पे घुमाओगे? 360/3, 120 पे घुमाओ। ये होते हैं पास थ्रू अपोजिट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स से होकर निकल, यानी जो पाइप डाला तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में डाले जा बॉडी डायगोनल पे, ठीक है। अब कॉर्नर कितने होते हैं? 8। 2 कॉर्नर से एक लाइन जा रही है तो 8 कॉर्नर से 4 लाइन है, 4 इन नंबर। इन पे आप 180 डिग्री पे घुमा पाओ। एंगल कितने का रहेगा? 180। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। पिछले वाले में थीटा कितना था? 90 डिग्री। अभी थीटा कितना है? 180, सॉरी 120। सी नंबर अब आएगा आपका 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसको अपन बोलते हैं डायड एक्सेस। इसमें n की वैल्यू 2, इसमें आप 180 पे घुमा पाओ। ये जाते हैं पास थ्रू अपोजिट एज सेंटर्स। एज सेंटर से जाएंगे, एज के सेंटर। अब एज कितनी होती है? 12। 12 का आधा 6, ये आएंगे 6 इन नंबर। इनमें थीटा होगा 180, नहीं 180 होगा ना, 18 नहीं 180 होगा। टोटल 13 हो गए, 10 पुराने थे, 9 प्लेन, 13 ये और 1 सेंटर, टोटल करो 23 हो गए। 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बोले, ठीक है भैया? हाँ जी, घर पे करके देना माचिस, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अब सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज 1 लगाने को बोला था क्या मैंने? यस सर, हो गई? यस सर। अगली क्लास में अपन सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। अभी तक नहीं लगाई है तो लगा लेना, सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज 1। हाँ, थोड़ा बहुत एक आध दो चीज छोटी मोटी और बताऊंगा इसमें, 2-4-5 मिनट बाकी अपन डिस्कस, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर भैया पढ़ाना तो कुछ और था, QMM पढ़ाना था, लेकिन मुझे लग रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा। आप नहीं, पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स लिखना नहीं आता। नहीं सर, QMM सर। आता कहाँ तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक? सबसे पहले गलत तूने किया था। तब किया था कि नहीं किया था? वो सर 15-20 दिन हो गए उसको। नहीं वो तो 2 महीने का। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक और बायोमॉलिक्यूल। चलो जी और देखो, चलो अभी तो सही है, देखते हैं नेक्स्ट। अरे वो 2 महीने पहले गलत करा था मैंने, सोमवार का 2 महीने पहले गलत करा था। 2 महीने पहले गलत करा था मैंने। अरे भाई इसमें क्या आता है? मैं बैठूंगा इधर। ये मेरी प्लेस। योगेश के कारण हो रहा है ऐसा। चुप बैठा रहे वहीं पे। कमल अंकल इसका मुंह बंद कर। Record